सतरज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझिए खेल खत्म है। चाणक्य और का अर्थशास्त्र। चाणक्य अर्थशास्त्र में आज हमारा टॉपिक में क्या क्या होगा, हम चाणक्य के अर्थशास्त्र में देखेंगे। चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में सबसे महान विद्वान और राजनीतिज्ञों में से एक चाणक्य को मानते हैं। उनका मुख्य ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र और प्रशासन का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जो आज प्रासंगिक भी है। कौटिल्य का परिचय, उनकी पृष्ठभूमि। चाणक्य का परिचय अगर हम बात करें तो चाणक्य कौटिल्य एक अद्वितीय विद्वान, शिक्षक और राजनीतिकार, और उनकी विद्वानता राजनीतिक कुशलता ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में महान आचार्य और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक और प्रशासन से विशेषज्ञता इन्होंने हासिल, मतलब एक तरह से प्राप्त की हुई थी, और इनमें ये जो है ना विद्यमान था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका योगदान अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ा रहा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से मौर्य साम्राज्य के सम्राट तक पहुंचाया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहुंचाया था, ठीक है। और इनके मार्गदर्शन दिए थे, किनको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल का परिणाम थी। उनके नीतिगत विचार मौर्य साम्राज्य की नींव बने हुए थे। उनके विचार और उनके पारदर्शिता क्या क्या थे, तो इसमें हम अगर देखेंगे कि इनकी पारदर्शिता और कौशल की अगर हम बात कहेंगे तो चाणक्य के मानना है था, मतलब उस टाइम में अगर उन्होंने ये अपना एक, उनकी एक मानसिकता और एक बोला जाए इनका एक विचार था, प्रबल तरीका से अपने मान जो बोला जाए मानसिक में बैठा रखा था कि एक शक्तिशाली राज्य के लिए कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और आर्थिक दृष्टि से जो है ना प्रबल होना आवश्यक है। उन्होंने सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग, मॉडल सिद्धांत, राजनयिक संबंध और जासूसी व्यवस्था जैसी अवधारणाओं को विस्तार पूर्वक विकसित किया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने पाठ पढ़ाया। किन्होंने? चाणक्य ने। और चाणक्य के आधार पे ही जो बोला जाए मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी और मौर्य साम्राज्य की स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम बात कहें तो अर्थशास्त्र को चाणक्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी है, और यह ग्रंथ न केवल अर्थशास्त्र और राजनीतिक बल्कि सामाजिक संरचना, युद्ध नीति और न्यायपालिका को भी व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें हम चाणक्य की जो है अर्थशास्त्र को अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें क्या, उस ग्रंथ में हमें क्या मिलता है? अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक संरचना, कूटनीतिक, न्यायपालिका, काफी व्यापक अध्ययन प्रस्तुत, मतलब एक तरह से लिखा है उन्होंने और हमें प्रस्तुत किया है, और हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। इसकी पृष्ठभूमि तत्कालीन मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक चुनौती और विकासशील आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। अब देखिए उनकी, मतलब आज की भी जो हमारा इकोनॉमिक अगर देखा जाए, राजनीतिक देखा जाए, अगर भारतीय सभ्यता की अगर बात कही जाए तो हम कहाँ से अडॉप्ट करते हैं? चाणक्य की अर्थशास्त्र से बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो अर्थशास्त्र की संरचना, पुस्तक के अध्ययन और खंड की अगर बात कही जाए तो अर्थशास्त्र कुल 15 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड एक विशेष विषय की गहराई से लिखा गया है। राज का कर्तव्य, राज की योग्यता, गुण और धर्म है। वित्तीय प्रशासन की अगर बात कहें तो कर प्रणाली, राजस्व और खजाने का प्रबंधन की बात कही गई है। न्यायपालिका, जस्टिस की अगर हम बात कहें तो अपराध और दंड न्याय का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। किन्होंने? चाणक्य ने किया है। युद्ध और कूटनीतिक, सैन्य रणनीति, शत्रु राज्य की पहचान और कूटनीतिक संबंध को भी इन्होंने उजागर किया है। मतलब एक तरह से बहुत तरीका से इन्होंने ऐसे ऐसी चीजें लिखी हैं कि जिससे जो हम अगर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या प्राचीन काल में भी इतनी जो बोला जाए सुदूर तरीका से व्यवस्था हो सकती थी। तो हाँ, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि थी, और ये चाणक्य की ही जो देन है कि आज हमारा गुप्तचर जो काम कर रहे हैं, हमारी प्रशासन जो काम कर रही है, हमारी जो सरकार काम कर रही है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो चाणक्य ही अर्थशास्त्र पे आधारित है।
हमारी जो एजेंसियां हैं वो हम इस पे जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र पे ही हम काम कर रहे हैं। तो पता होना चाहिए, आपको पता है ना, गुप्तचरों में जो है 20 कन्या होती थी। चंद्रगुप्त ने के काल में जो है चाणक्य ने उनका प्रबंध किया था, और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि 20 कन्या होती थी जो है ना, उन्होंने जो है ना सांपों का विष लेती थी और वो होती थी, और गुप्तचर के लिए जो है ना जासूसी के लिए निकलती थी। और किसी ने कोई छुआ उनको तो उन्होंने एक खरोच भी मारा तो खत्म वहां पे। तो आपको पता होना चाहिए। और मुख्य सिद्धांत इसमें अगर हम देखा जाए तो चाणक्य काश को एक संगठित प्रणाली के रूप में देखते हैं। इसे चलाने के लिए स्पष्ट न्यूनतम और नियम नीतियां भी हैं। उनका ध्यान प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक न्याय पर भी केंद्रित रहा है। हम देखिए कितना डेवलप होगा उस टाइम में, जबकि वो हम प्राचीन काल मानते हैं। तो अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता, राजनीतिक सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत को की बात कही जाए, चंद्रगुप्त के अनुसार राज के 7 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? राजा, मंत्री, क्षेत्र, भूमि, किला, धन, सेना और मित्र। जो आज हमारी व्यवस्था जो बोला जाए इस पे पूरी टिका हुआ है और इस पे ही अपना कार्य कर रहा है, कार्य प्रबंध इस पे ही चल रहा है। ठीक है आप लोगों को। मंडल सिद्धांत की अगर बात कहें तो इसमें राज की आपसी संबंध और कूटनीतिक को समझाया गया है, और इसके दुश्मन, मित्र और तटस्थ राज्यों की पहचान और रणनीतियों का भी उल्लेख किया गया है। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात कहें तो कर प्रणाली और राजस्व प्रणाली की भी बात इन्होंने प्रबंध की हुई है कि कैसे करों की प्रबंध होना चाहिए, कैसे राज अपने राज शासित प्रदेशों को कैसे चलाएगा, कैसे अपने करों को लगाएगा, कितना छूट देगा, और कैसे एक तरह से सुदृढ़ और प्रबल राज की संज्ञा कैसे उन्होंने व्यक्त किया है। कर और न्याय संगत और संतुलित रखा जाना चाहिए, इन्होंने चाणक्य ने बोला है। राजस्व को उचित उपयोग की राज्यों को समृद्धि बनाता है। चाणक्य वक्तव्य। व्यापार और वाणिज्य की भी उन्होंने बात की है। व्यापारियों की सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों को सुगम बनाना आवश्यक है, इन्होंने इस पर कठोर तरीका से कदम उठाने की बात कही है। वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमतों पर नियंत्रण का सुझाव दिया है। किसकी नियंत्रण होगा? सरकार की होगी, वहां की राज्य शासन प्रणाली की होगी। मौर्य साम्राज्य की राज प्रणाली की बात कही है इन्होंने। प्रशासनिक और सैन्य दृष्टिकोण, जासूसी व्यवस्था की इन्होंने बात क्या कह रहे हैं? चाणक्य ने जासूसों की नियुक्ति पर जोर दिया है, जो राज्य के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जासूसों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो आज हम भी देखते हैं, सीबीआई देखते हैं, आपको आईबी देखते हैं, हम एंटी करप्शन ब्यूरो का हम बात कहेंगे, सीबीसी की बात हम कहेंगे, या फिर सीआईडी की बात कहेंगे, या फिर हम जो बहुत सारी एजेंसियां जो आज काम कर रही है, तो उस टाइम में भी बहुत सारे मौर्य काल में थे और जो उन्होंने किया है, और बहुत सारी चीजें जो है ना हमें जब्त की गई है। या रॉ की हम बात कहें, या जो आप जो है, या फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे वहां के जो एजेंट आते हैं तो उन पे कैसे निगरानी रखना है, उनको कैसे कार्य करना है। जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे अगर तेज अगर देखा जाए जासूसी एजेंसी तो वो सीआईए है, आपको पता है ना। एफबीआई तो वहाँ फेडरल ब्यूरो है यूएसए का, अमेरिका में, वो तो सिर्फ अपनी घर यूएसए और कनाडा के बीच जो है वो अपने घरों को मतलब एक बोला जाए वहां देशीय प्रणाली को देख रेख करता है और मैनेज करता है, मगर सीआईए पूरे वर्ल्ड पे नजर रखती है और हर जगह अपनी जासूसी कराती है। तो उस जमाने में भी, प्राचीन काल में भी जो है ना, अगर हम मौर्य काल में जब जनपद काल का एंड होता है और मौर्य काल का जब उदय होता है, स्थापित होता है, तो उस टाइम में चंद्रगुप्त ने अपने अर्थशास्त्र में लिख दिया था। तो उससे बहुत सारी चीजें हमने देखा हुआ है और आज भी हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को अभी भी जरूरत है अडॉप्ट करने की। अब सेना की प्रबंध में इन्होंने क्या क्या बात कही गई है? एक संगठित और अनुशासित सेना को राज की रीढ़ माना गया है, और ये बताते भी हैं कि जहां जिस देश का अनुशासित सेना होगा वहां उस देश का रीढ़ होगा। सेना को समय पर वेतन और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी राज की होती है। मतलब राज किसकी बात कही जा रही है? देश की सरकार की बात कही जा रही है यहाँ पे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मौर्य साम्राज्य की पूरी बात कही जा रही है। अशोक तक क्या आप आ जाएंगे तो समुद्रगुप्त तक के आप आ रहे हैं, फिर गुप्त उत्तर काल में भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अब हम एक तरीके से आपको लास्ट में अगर हम पॉइंट अगर आपको बताना चाहें, अगर आप लास्ट पॉइंट में अगर लिखिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक है,
क्योंकि वह एक संपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक मंडल प्रदान करता है। इसका उपयोग न केवल ऐतिहासिक अध्ययन में बल्कि आज के प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों में भी किया जा सकता और कर भी रहे हैं हम। किया नहीं जा सकता, करने। चाणक्य सिद्धांत का उद्देश्य एक सशक्त, समृद्ध और संगठित राज्य की स्थापना करता है, जो उनके विचार को, स्वामित्व को दर्शाता है और श्वेता को भी दर्शाता है, स्वामित्व को भी और श्वेता को भी मतलब इंडिपेंडेंस होके काम करने को, राज प्रणाली को वो दर्शाता है। तो इसमें जो है ना, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र अगर पढ़ेंगे हम, थ्योरी पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और आज की जो शासन प्रणाली है, इवन अपनी भारत की बात नहीं कही जाए,